तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू अ गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका उत्तर है पायरोलाइसिस। पहला सवाल आपसे पूछा कि मैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को गैसियस हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसी को मैं दूसरे टर्म में कह सकता हूं कि मैं बड़े कार्बन की चेन को छोटी कार्बन की चेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आपका उत्तर होगा पायरोलाइसिस। ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐसे पूछा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मेरे स्मॉल कार्बन होते हैं, स्मॉल कार्बन होते हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में। अगर आप मैं उदाहरण दूं, जैसे CH4 आपको पता है मीथेन है, मीथेन आपको पता है गैस है, ठीक है, जिसको मैं नेचुरल गैस भी कहता हूं, हाँ जी। और जो लार्ज कार्बन होते हैं वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड, जैसे मैं आपको कहूं कार्बन संख्या 5 के बाद पेट्रोल स्टार्ट हो जाता है, और आपको पता है पेट्रोल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को पायरोलिसिस कहते हैं। बड़े कार्बन से छोटे कार्बन के बनाने की प्रोसेस को भी मैं क्या कहता हूं? पायरोलाइसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी मैं कार्बन चेन की बात करूं तो आपको दो तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जनरली जो एल्केन्स की बात करूं तो आपको एक बॉन्ड देखने को मिलता है कार्बन कार्बन का, और एक दिखने को मिलता है कार्बन हाइड्रोजन का। तो दोनों को तोड़ना है, इसी को मैं पायरोलिसिस कहता हूं। और ये पायरोलिसिस जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। कैसे टेम्परेचर पे होती है? हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। मैं केल्विन की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो देखिए दो तरीके के आपको बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, एक है कार्बन कार्बन, दूसरी है कार्बन हाइड्रोजन। तो जब भी आपको एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड मिले, जब भी आपको एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड मिले, तो आप समझ जाना आपको किसको तोड़ना है? कार्बन कार्बन को तोड़ना है। टेम्परेचर हाई होगा, प्रोसेस पायरोलिसिस होगी। जब भी आपको क्रोमियम और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड देखने को मिले, जब भी आपको क्रोमियम और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड देखने को मिले, तो समझ जाना किसको तोड़ना है? कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ना है। प्रोसेस क्या होगी? हाई टेम्परेचर में प्रोसेस होगी आपकी पायरोलिसिस। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हैव सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसका उत्तर सबको पता है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको मैं कहता हूं आइसोबार, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेम होता है आपका मास नंबर और डिफरेंट होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और टर्म है आइसोटोप। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, और दूसरा इसका मतलब है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। आपसे आइसोबार से सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन आपसे आइसोटोप से इसके एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है। तो इसका एक ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वो है 1H1, 1H2, 1H3। ये हैं आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। नीचे आप देख रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर है, और ऊपर आप देख रहे हैं डिफरेंट मास नंबर है, ठीक है। जो ये 1H1 होता है इसको मैं प्रोटियम कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ प्रोटियम। जो 1H2 होता है इसको मैं ड्यूटेरियम कहता हूँ, और जो 1H3 होता है इसको मैं ट्राइटियम कहता हूं। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो यहां से पूछा जाता है वो है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो वो है आपका प्रोटियम। अगर आप एक में से एक घटाएंगे, यहाँ से आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे, कितनी होगी संख्या? 0। जब भी मैं ड्यूटेरियम की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो आपका उत्तर होगा, देखो 2 में से 1 घटाए कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ट्राइटियम से क्या सवाल आता है? ट्राइटियम से आता है हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जो आपका रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जो आपका रेडियो एक्टिव है वो है ट्राइटियम, ठीक है। इसके अलावा आइसोटोनिक स्पीसीज भी होती हैं। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से हम इन सवालों को टैकल कर सकते हैं। अगला मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी वाटर। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। हैवी वाटर को ऐसे दिखाते हैं हम कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है। तो आपसे वो किसी के भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए पूछ सकता है। तो मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप देख लो, इसको मैं तोड़ देता हूं। मेरे पास हैवी वाटर में ड्यूटेरियम है और दूसरा है मेरे पास ऑक्सीजन। ड्यूटेरियम मैंने अभी बताया आपको, जिसको मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा 1H2, ठीक है। आपको पता है ये है आपका एटॉमिक नंबर और ये है आपका मास नंबर। दूसरा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 8
और इसका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन D2O। तो देखिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस करना है। तो 2 में से जब 1 घटाओगे आपका उत्तर आएगा 1। ठीक है, अब देखिए 16 में से आप 8 घटाओगे आपका उत्तर आएगा 8। ठीक है, 16 में से 8 घटाओगे आपका उत्तर आएगा 8। अब आपका क्या है, D2O है, आपका क्या है D2O। मैंने अभी सिर्फ 1D की बात करी, 1D में आपका 1 न्यूट्रॉन है, तो बताइए 2D में आपके कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 2। और ऑक्सीजन से आपको कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, 8, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है वो, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आपका उत्तर कितना होगा, 8। देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, एक से मिल रहा है तो मतलब टोटल 2 यहाँ से मिलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी हो जाएगी, 10। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए। ठीक है।